गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में मैचिंग प्रिंसिपल किया था एंड देन वी हैड डिस्कस्ड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. साइमल्टेनियसली वी कवर्ड द रिसीप्ट साइड ऑल्सो, राइट. सो मैचिंग प्रिंसिपल में हमने देखा कि जो हमारा प्रॉफिट होता है दैट इज इनकम माइनस एक्सपेंस. Income means revenue, gross inflow of cash or any other resources when we provide service, when we sell goods, right? Providing service, selling goods, इससे जो अपने को inflow आएगा, right? That is our revenue. वही हमारा income है. Expense अपन को revenue से related वाला लेना है, वही matching principle बोलता है. जितना बिका है उतने का ही परचेज कॉस्ट लेना है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. रेवेन्यू अगर 12 महीने का है तो एक्सपेंस भी 12 महीने का लेना है, इसलिए हमारा आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एडजस्ट होता है और कॉस्ट ऑफ द एसेट को अपन स्प्रेड करेंगे, राइट. सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, वेयर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट ऑफ द कॉस्ट विच इज डेप्रिसिएशन गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट. तो काफी सारा डिस्कशंस हमने लास्ट क्लास किया था, राइट. अभी हम लोग आगे और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करेंगे, राइट. सो द नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच वी विल कंसिडर टुडे इज प्रूडेंस, राइट. दिस इज अवर फिफ्थ कॉन्सेप्ट, राइट. प्रूडेंस. बचपन में अगर आप देखेंगे तो इसको अपन कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी बोलते हैं, राइट. नाउ व्हाट दिस प्रिंसिपल इज ऑल अबाउट. ये प्रिंसिपल बोलता है एंटिसिपेट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, राइट. बट do not anticipate gains. Now when I talk about anticipation, it means it has to be for future. Past का तो anticipation नहीं हो सकता ना, past तो हो चुका है, उसका anticipation क्या करे, उसका तो actual result आपको मालूम है. अपन को मालूम है what is profit, tell me. Profit means it is income minus expenses. Now when I talk about income, it is current year income. When I talk about expenses, it is current year. It is because of matching principle, right? इट इज बिकॉज ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल. क्या होता है, जो इस साल का खर्चा अपन वही लेंगे, या इस साल का रेवेन्यू से जो रिलेटेड है वही वाला लेंगे. द वन विच इज रिलेटेड टू करेंट ईयर, द वन विच इज रिलेटेड टू रेवेन्यू. क्या तो वो ये 12 महीना का है, क्या वो रेवेन्यू से रिलेटेड है, वही वाला खर्चा अपन लेंगे, राइट. तो करेंट ईयर इनकम से करेंट ईयर एक्सपेंस माइनस होगा. द वन विच इज रिलेटेड टू करेंट ईयर, द वन विच इज रिलेटेड टू द रेवेन्यू ऑफ द ईयर, राइट. अभी आप एंटिसिपेट कर रहे हो फ्यूचर में क्या कोई लॉस होने वाला है,
तो उसका प्रोविजन आप आज बनाओगे। प्रोविजन आज बनाओगे मतलब उसका प्लानिंग आप आज से करोगे। माई सन इज राइट नाउ 8.5। जब वो 21 साल का होगा तब वो एमबीए पढ़ने जाएगा या कुछ भी कोर्स करेगा, उस समय उसको हार्वर्ड भेजेंगे हम, राइट। 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए खर्चा होगा, तो मैं अभी से उसकी प्लानिंग करना शुरू कर दूंगा। सेविंग्स, तो मैं सेविंग्स कहां से करूंगा? फ्रॉम वेयर डू यू डू सेविंग्स? सेविंग्स आप कहां से करते हैं? सेविंग्स आप इनकम से करते हो। उसी प्रकार है प्रोविजन। अगर किसी भी फ्यूचर लॉस या फ्यूचर इवेंट के लिए आपको प्लानिंग करना है तो आपको करंट ईयर प्रॉफिट से करना होगा। या तो एक काम करते हैं, जब वो हादसा होगा उस समय देखा जाएगा। अपना बैंक में पैसा होगा तो भुगतान कर देंगे, बैंक में पैसा नहीं हुआ तो लोन लेके कर लेंगे। अपना हमारा इंडियंस का मेंटालिटी ऐसा ही चलता है, पैसा है तो ठीक है, नहीं तो कर्जा कर लो। सेविंग्स बहुत कम लोगों को समझ में आता है। अभी से आप थोड़ा करके सेव करो। तो दिस प्रूडेंस इज प्योरली बेस्ड ऑन सेविंग्स कॉन्सेप्ट। इनकम से आप करेंट ईयर का एक्सपेंस माइनस कर रहे हो। मान लो आज आपको पता चल गया कि आपने जिसको माल बेचा है उसका पोजीशन डगमगाया हुआ है, मतलब हाई चांस है कि वो आपका पैसा मारेगा, नेक्स्ट ईयर आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो इस टाइप का लॉस को अपन बोलते हैं बैड डेब्ट, डाउटफुल डेट्स। तो उसकी प्लानिंग आप आज से करिए ना। तो प्लानिंग आज से करेंगे मतलब आप इसी प्रॉफिट में से फ्यूचर लॉस इज सेट ऑफ। प्रॉफिट set aside for future losses. Profit set aside for future loss. For example, provision for bad and doubtful debts. तो करेंट ईयर इनकम से आप खाली घर खर्चा नहीं करते हैं, आप फ्यूचर का भी प्लानिंग करते हैं। मेरी 50,000 की आमदनी है, उसमें से मैंने भाड़ा दे दिया, बिजली बिल दे दिया, डोमेस्टिक सर्वेंट को दे दिया, राशन ले आए, बच्चे का फीस दे दिया, चलो अब हम लोग को फॉरेन टूर पे जाना है, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करना है, मां की आंखों का इलाज कराना है, बहन की शादी। मुझसे शादी करोगी देखें आप लोग, उसमें अलग अलग पिगी बैंक्स बनाता है वो, right? So this prudence is like savings. We anticipate upcoming losses. We have few conditions existing currently. मान लो सब कुछ अच्छा चल रहा है, कस्टमर का पोजीशन डगमगाया हुआ नहीं है। कस्टमर का पोजीशन डगमगाया हुआ है, कस्टमर अगर आपको पैसा नहीं देगा तब आप ये सब कहानी करोगे। इफ एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, do not create provision. Whenever there are some conditions existing currently, कि हां मैंने जिसको उधार में माल बेचा है उसका दिवालिया निकलने वाला है, तो आप अनुमान लगाओगे लॉस का, उस अनुमान को आप आज का प्रॉफिट से सेट ऑफ करोगे। इससे क्या है, आज प्रॉफिट्स है, आज ही ये इस लॉस को एब्जॉर्ब कर लेगा। कल को हो सकता है प्रॉफिट ना हो, तो आप एंटिसिपेट कर सकते हो फ्यूचर में होने वाला लॉसेस, उसको आप करेंट ईयर इनकम से माइनस करो। हमेशा देखना इसकी एंट्री क्या होता है मालूम है, जर्नल एंट्री।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, मतलब आप प्रॉफिट को यूज कर रहे हो किस लिए? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। PL is debited, loss, and for this particular, मतलब प्रॉफिट आपने अलग कर दिया, प्रॉफिट आपने अलग से रख दिया कि भैया ये हमारा प्रॉफिट है, इसमें से 200 रुपए इस काम के लिए है। मान लो अपन ने 2000 कमाया, ये हमारा 1000 है, तो तरीके से ये कितना आएगा? 1000 आएगा। अब इस 1000 में से मैंने 200 अलग रख दिया, तो बचा कितना? 800 मेरा नेट प्रॉफिट। इसको तो मैं खा जाऊंगा, मतलब इसकी मैं ड्राइंग्स करूंगा, और ये 200 मेरा अलग से रखा हुआ है पिगी बैंक में। कल को अगर नुकसान होगा तो पिगी बैंक को फोड़ लेंगे। ऐसे ही होता है प्लानिंग। इस खर्चे में डेप्रीशिएशन भी है, करेंटर एक्सपेंस में डेप्रीशिएशन है ना। दिस इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग। यस, दिस इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ये मेरा शॉर्ट टर्म प्लानिंग है नेक्स्ट ईयर का, ये मेरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। सर डेप्रीशिएशन लॉन्ग टर्म प्लानिंग है? हां, देखिए आज मान लो हमने 1 लाख रुपए का एसेट खरीदा है, ठीक है। हर साल मेरे को क्या देना है? डेप्रिसिएशन 20 के, कॉस्ट ऑफ द एसेट इज स्प्रेड ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट, प्रॉफिट रिड्यूस्ड, प्रॉफिट हर साल गिरेगा, है ना। कैश फ्लो इज कांस्टेंट, depreciation does not affect cash. Depreciation does not affect cash. डेप्रीशिएशन को कैश से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेप्रीशिएशन शुरू में आपने 1 लाख रुपए लगा दिया, हर साल आप खर्चा दिखा रहे हो 20-20 हजार का, कैश में आता है क्या डेप्रीशिएशन? क्या करते हो आप डेप्रीशिएशन की जर्नल एंट्री? क्या करते हो? शुरू में जब आपने खरीदा तो आपने किया प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट, प्लांट रिसीविंग एस्पेक्ट, कैश गिविंग एस्पेक्ट। एवरी ईयर आप क्या एंट्री करोगे? डेप्रीशिएशन एक्सपेंस डेबिट, और प्लांट का वैल्यू कम होगा। देखो कैश कहां इन्वॉल्व है। अगर मैं सैलरी की जर्नल एंट्री करूं, सैलरी पेड, तो क्या होता है? सैलरी डेबिट, कैश क्रेडिट। देखो तो ये मेरा खर्चा है, कैश भी कम हो रहा है। ये मेरा खर्चा है, कैश कम नहीं हो रहा है। इट मींस प्रॉफिट डिक्रीजेस, कैश फ्लो इज कांस्टेंट। इसका मतलब हो सकता है हमारे बुक्स में प्रॉफिट 80,000 दिखाए, लेकिन कैश कितना दिखाएगा? 1 लाख, क्योंकि ये 20,000 का खर्चा प्रॉफिट कम कर रहा है, कैश को कम नहीं कर रहा है।
So every year 20,000 savings is indirectly generated by reducing net profit. Every year 20,000 savings is indirectly generated by reducing net profit. दिस इज इंटरनल सेविंग्स. क्या है? इंटरनल सेविंग्स. अपने आप. सर ये इंटरनल सेविंग्स आप क्यों कर रहे हैं? 5 साल बाद आपको रिप्लेसमेंट करना है ऑफ ओल्ड एसेट विथ न्यू. क्योंकि 5 साल बाद तो इसका लाइफ खत्म हो जाएगा ना. 5 साल बाद 1 लाख रुपए चाहिए, कहां से लाएंगे? अज्यूमिंग देयर इज नो इन्फ्लेशन. 5 साल बाद आपको 1 लाख रुपया चाहिए ना, कहां से लाओगे? है आपके पास कोई सोर्स? बताओ. फ्रॉम वेयर यू विल गेट इट? सेविंग से. इसी को लोग प्यार से सिंकिंग फंड भी बोलते. तुम लोग +2 में पढ़ा होगा. सो ये जो प्रॉफिट है ना हमारा, ये जो प्रॉफिट है, इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी हुआ हुआ है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी हुआ हुआ है. सो करेंट ईयर प्रॉफिट से करेंट ईयर कैश वाला खर्चा, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब माइनस होता है. डेप्रिसिएशन भी लेस होता है. राइट? डेप्रिसिएशन खर्चा है, बट ऑन द अदर मीनिंग इट एक्ट्स एज अ सेविंग. इट क्रिएट्स फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट. तो कोई अगर आपको पूछेगा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन? Depreciation is an expense. It is charged to profit and loss account so that net profit can be calculated. Yes. Depreciation is subtracted from fixed assets so that value of asset can be calculated. Yes. But on the other hand, depreciation is a method of saving for replacement of asset. अगर कोई मेरे को पूछेगा what is the main objective of giving depreciation, मैं तो यही बोलूंगा, क्रिएटिंग फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट. सो डेप्रिसिएशन इज एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ फंड. डेप्रिसिएशन इज एक्टिंग एज व्हाट? डेप्रिसिएशन इज अ सोर्स ऑफ फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट. Depreciation is a source of fund for replacement of asset. राइट? सो डेप्रिसिएशन देने से अंदर ही अंदर सेविंग्स हो रहा है. डेप्रिसिएशन देने से अंदर ही अंदर सेविंग्स हो रहा है. एंड दिस सेविंग्स इज विल हेल्प मी टू रिप्लेस आफ्टर 5 years. इसी को अपन सिंकिंग फंड भी बोलते हैं. राइट? एनीवे, तो सर करेंट ईयर इनकम से आप कैश वाला खर्चा माइनस करते हो, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, आप डेप्रिसिएशन भी माइनस कर रहे हो.
Cost of the asset is spread over the useful life, but depreciation is a method of saving for replacement of asset. It's not about long-term planning, short-term. In next year, if you have any losses, anticipate that. Common loss is debtor का bad हो जाना. Debtor पैसा नहीं देगा. Debtor कौन है? जिसको आप उधार में बेचे थे. उन लॉसेस को आप अनुमान लगाइए, राइट, एंड उसका प्रोविजन आप आज बना लीजिए. मतलब शो दैट लॉस इन एंटिसिपेशन, नॉट ऑन एक्चुअल बेसिस बट ऑन एंटिसिपेशन एस्टिमेशन. एक्चुअल में लॉस नहीं हुआ है, आज भी डेटर उतना ही है, लेकिन अपने एंटिसिपेट करके लॉस दिखा रहे हैं. बैलेंस शीट में अपन इसको डेटर से लेस करके दिखाएंगे. इसका मतलब ये नहीं कि डेटर कम हो गया, डेटर आज भी उतना ही रहेगा ग्रॉस फिगर पे, बट अपन लेस करके दिखाएंगे टू शो डेटर एट रियल वर्थ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट फाइन? सपोज करो ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है 2023, मतलब जनवरी से लेके दिसंबर. ठीक है, हमने बहुत लोगों को, 100 कस्टमर को, 100 कस्टमर को क्रेडिट सेल्स किया है 2 लाख रुपीस का. ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, इन्हीं लोगों से कलेक्शन हुआ है 1,60,000 का, राइट. मैंने बहुत लोगों को बेचा है, तुमको 2,000, तुमको 5,000, तुमको ऐसे करके मैंने बहुत लोगों को बेचा. बहुत लोगों से मेरे को पैसा भी आ गया, तो 40,000 क्या है हमारा? हाँ, क्लोजिंग डेटर्स. यस और नो? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. 2 लाख का माल बेचा, उसमें से 1,60,000 मिल चुका है. हाँ है ना? few customer position is not healthy, hence they will not pay the amount due. Therefore, rupees 5,000 is doubtful. इस 40,000 में कुछ कुछ कस्टमर ऐसा है जो डाउटफुल है. एग्जाम में तुमको परसेंटेज दे देगा 5%, 10%. तो 40,000 का 5%, 10% मल्टीप्लाई करना. बट यहां पे मैंने आपको फिगर दे दिया, राइट. तो ये आपका सेल्स है, यस और नो? दिस इज योर इनकम. इसमें आपने नेट प्रॉफिट अर्न किया होगा. सपोज नेट प्रॉफिट इज 23,000. मतलब इन 2 लाख रुपीज आई हैव अर्न दिस मच. तो फ्रॉम दिस 2 लाख व्हाट वाज सब्ट्रैक्टेड? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेंट, सैलरी, कमीशन, डेप्रिसिएशन, तब जाके हमारा ये नेट प्रॉफिट आया. यस और नो? हाउ डिड यू अराइव एट दिस? दिस इज इनकम माइनस एक्सपेंसेस. मैचिंग प्रिंसिपल. ये तो मैंने डेटर का कैलकुलेशन किया है. दिस इज डेटर आउटस्टैंडिंग, दिस इज नेट प्रॉफिट.
right? So what I am supposed to do from this 23, this is my net profit, right? सपोज ये मेरा सेल्स है 2 लाख रुपीज. व्हाट इज दिस? दिस इज COGS. व्हाट इज दिस? रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, अदर एक्सपेंस. इसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ठीक है. डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, राइट? ये डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन इंटेंजिबल एसेट के केस में यूज होता है. ये क्या बचा? दिस इज नेट प्रॉफिट. हाँ या ना? हाँ. अब इसमें से अपन को क्या करना है? दिस इज व्हाट? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. यस और नो? हाँ. दिस इज नेट प्रॉफिट, कैपिटल अकाउंट. तो ये मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हुआ ना. तो 2 लाख में 1,20,000 हमारा COGS, 30,000 का हमारा रेंट है सब, 27,000 का हमारा डेप्रिसिएशन, बचा 23,000. उसमें से मेरे को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकालना है. तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट 5,000. नाउ आई हैव टू प्रॉफिट्स. दिस इज 5,000. yes or no? And this is 18,000. yes or no? Clear? Now how do you show in balance sheet? Profit and loss account. You have sales 2 lakh, COGS 120, operating expense 30, ठीक है. लाइन से सारा खर्चा आ गया. मैं ट्रेडिंग पे अलग अलग नहीं बना रहा हूं. सेल्स में से ये सारा खर्चा आ गया तो 23,000 बचा. यहीं पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये क्रेडिट ये डेबिट, कितना? 5,000. सही है. 2 लाख का मेरा सेल्स हो गया,
ये सब मेरा खर्चा एक्सपेंस है, एक्सपेंस एक्सपेंस एक्सपेंस, एंड दिस इज प्रोविजन. यस और नो? नाउ इफ आई टॉक अबाउट बैलेंस शीट, ये एसेट, डेटर्स कितना? अच्छा, यहां पे कैपिटल है, इस कैपिटल में नेट प्रॉफिट 18, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये किसको मिलेगा? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कैपिटल इंक्रीज हो जाता है ना. ये जो मैंने 5000 का जो प्रोविजन सेट असाइड किया है, डेटर आज भी 40 ही है, बट अपन इसको यहां पे लेस करके दिखाएंगे तो ये 35 आया. ये इसका क्या है? रियल वर्थ. डेटर आज भी कितना है? 40 है, बट बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन में, ओनली फॉर प्रेजेंटेशन, ओनली फॉर प्रेजेंटेशन अपन इसको यहां पे लेस करके दिखाएंगे. तो इस साल का प्रॉफिट से लेस हो जाएगा और डेटर से सबट्रैक्ट करके दिखाएंगे. Is it fine? राइट. अब ध्यान से सुनना. नेक्स्ट ईयर क्या होगा? हमने प्रोविजन तो बना लिया. व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट ईयर? ओपनिंग डेटर 35 और 40. ओपनिंग डेटर 40 होगा कि 35 होगा? मैंने क्या बोला था? मैं उसको लेस करके दिखा रहा हूं ओनली फॉर डेटर. आज भी कितना है? 40 रहेगा. मैं चाहूं तो मैं उस प्रॉफिट सेट असाइड को लाइबिलिटी साइड में भी दिखा सकता हूं कि मैंने 23,000 में से 18,000 प्रॉफिट तो ओनर को मिल गया, ये 5,000 अलग से रखा हुआ, ओनर को नहीं मिलेगा, क्योंकि बिजनेस का ही फ्यूचर खर्चा के लिए मैंने सेविंग किया है. यस और नो? तो डेटर आज भी मेरा 40 रहेगा. राइट. प्लस इस साल मैंने 2,80,000 का सेल किया है, ये ऐड हो जाएगा डेटर में. लेस कलेक्शन है ना, 2,20,000 का मेरा कलेक्शन है. लेस बैड डेप्ट 4,000. जो मैंने पहले अनुमान लगाया था ना 5,000 का, 4,000 का उसमें से लॉस हो गया है. अब डेटर से लेस होगा. ये वहां लेस हुआ था क्योंकि वो अनुमान था खाली प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए, जिसे कि हमारा डेटर का रियल वर्थ आ जाए. बट इन बुक्स डेटर इज स्टिल 40. स्टिल वी ओ फ्रॉम हिम. क्या आप उसको यह बता के करोगे? विल यू इन्फॉर्म हिम दैट आई हैव ट्रीटेड यू एज डाउटफुल? नेवर.
मत बता देना जिंदगी में देने वाला होगा तो भी नहीं देगा पैसा. I am treating you as doubtful in my books. I will not inform you. ये मेरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, मेरा प्रूडेंस, मेरा कंजर्वेटिव सोच है ये कि फ्यूचर में होने वाला लॉस को मैं आज एंटिसिपेट करूं. सो इस साल का क्लोजिंग डेटर कितना आ रहा है नेक्स्ट ईयर का? 56. है ना? Out of these debtors, 7,000 is doubtful. अब ध्यान से सुनना. ये क्या है? ठीक है, इसमें कितना बैलेंस है? 5,000 है. अब जो नुकसान हुआ है, मैंने डेटर को बैड कर दिया, डेटर को बैड कर दिया, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? बैड डेट डेबिट. डेटर को बैड कर दिया, डेटर को बैड कर दिया. अभी यूजुअली सारा लॉसेज एंड एक्सपेंसेस कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस से. सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी. बट ये जो 4,000 का जो लॉस हुआ है, इसका ऑलरेडी मैंने पिछले साल अनुमान लगा लिया था, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा. ये कहां जाएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में जाएगा. कहां जाएगा ये? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में जाएगा ये. यस और नो? तो इसकी अगली एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, बैड डेब्ट क्रेडिट, 4,4. यूजुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूं, देखो. सैलरी डेबिट, कैश क्रेडिट, हाँ या ना? क्या होता है फिर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सैलरी. दिस सैलरी इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डेप्रिसिएशन डेबिट, प्लांट क्रेडिट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. दिस डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यूजुअली हमारा सारा खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, इनकम से लेस होता है. हाँ या ना? यहां क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. लॉस इज हैपनिंग. देखो, बट वो तो यहां से 4,000 रुपए निकल गया, तो इसमें बचा कितना? 1,000. इसमें बचा कितना? अगले साल के लिए डाउटफुल कितना चाहिए? तो इसमें पोर इन कितना करेंगे? 6,000. इसमें पोर इन कितना होगा? तब जाके ये कितना बनेगा? 7 बनेगा ना. So now tell me,
दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेल्स है, सीओजीएस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6000। बैड डेप्ट नहीं आया यहां पे क्योंकि बैड डेप्ट यहां से सेट ऑफ हुआ है ना। लेकिन बैलेंस शीट में डेटर कितना है 56, यहां से डाउटफुल डेट कितना लेस होगा, वेरी गुड, क्योंकि इसमें 7000 का बैलेंस पड़ा हुआ है। लास्ट ईयर वॉज फ्रेश क्रिएशन, तो जितना क्रिएट किया उतना ही डेटर से लेस हुआ, लेकिन फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स दीज टू फिगर्स माइट बी डिफरेंट। हियर बैलेंसिंग फिगर वी आर क्रिएटिंग, 5 में से 4 यूजअप हो गया, बचा एक, अपन को 7 चाहिए, 6 बनाएंगे, बनेगा 6, बट इस 56 में डाउटफुल कितना है, तो उस हिसाब से डेटर्स का रियल वर्थ आएगा। ये बैड डेप्ट लॉस का एंट्री है ये, और ये सेट ऑफ। सर बहुत सिंपल है, आपका डेटर कितना है 40,000 का, इसमें आप और कितना बेचे, कलेक्शन कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ। नुकसान अनुमान था, वो एक्चुअल में सब्ट्रैक्शन नहीं था। अब एक्चुअल में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्चुअल में डेटर को रिड्यूस करेंगे, तो ये आपका क्लोजिंग डेटर आ गया। अब इसमें आप अनुमान लगाएंगे नेक्स्ट साल, हर साल का डेटर पे अनुमान लगता है क्लोजिंग डेट पे ही, बीच में अनुमान लगा के क्या करोगे, आज मैं ये अनुमान लगाऊंगा अक्टूबर का, फायदा क्या है, मेरा साल तो दिसंबर में खत्म होगा ना। तो दिसंबर में बुक्स क्लोज हो रहा है, जब बुक्स क्लोज होता है तब हम लोग फ्यूचर का अनुमान लगाएंगे। ड्यूरिंग द ईयर अनुमान लगाओगे तो हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर वो पैसा मिल जाए, तो उस अनुमान का तो वेस्ट हो गया ना। $40,000 का आपका डेटा था, आपने और माल बेचा और पैसे आए, कुछ आपका नुकसान भी हुआ 4,000 का। अब एक्चुअल में डेटर को कम करना है, एक्चुअल में डेटर डिक्रीज हो रहा है। देखो पिछले साल डेटर डिक्रीज नहीं हो रहा था, खाली अनुमान लगाया था, प्रॉफिट को अलग से रख दिया था, लेस करके दिखाया जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन, लेस करके दिखाया जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन, ओनली फॉर प्रेजेंटेशन। डेटर कम नहीं हुआ, डेटर आज भी 40 ही है। $40,000 का डेटर है, माल बेचा, पैसा आया, नुकसान हुआ, सब कर पूरा लिया, सब कुछ कर लेना, एक्चुअल जो नुकसान हुआ वो भी लेस हो जाएगा। सब होने के बाद डेटर 56, इस 56 में अब अनुमान लगाना 7। पूरा डेटा क्लियर है। अब करना क्या है, जो इस साल नुकसान हुआ, यूजुअली सारा एक्सपेंस लॉस इनकम से लेस होता है करेंट ईयर, बट इसका हम लोग ऑलरेडी अनुमान लगा रखे थे, तो उस अनुमान से इसकी सेट ऑफ करेंगे। मेरा 2 बैंक अकाउंट है, एक मेरा सेविंग्स और एक मेरा सैलरी। हमको कहीं जॉब करता हूं, सैलरी अकाउंट में पैसा आता है, उसमें से मैं सारा खर्चा कर लेता हूं, जो बचता है मैं उसको सेविंग अकाउंट में डालता हूं। ठीक है, तो मेरा सेविंग अकाउंट में 3-4 लाख रुपए पड़ा हुआ है। अब मेरे को इस महीना सैलरी मिला, इस महीना मेरे को सैलरी मिला, अब इस महीने का सैलरी को से मेरे को भाड़ा देना है। मैं सेविंग अकाउंट से दूंगा कि मैं अपना सैलरी अकाउंट से दूंगा? भाड़ा देना है, सैलरी भाड़ा तो इस महीने का हुआ ना, तो मैं जो कमाया वहां से दूंगा।
मेरे को बिजली बिल देना है, सैलरी अकाउंट से दूंगा। मेरे को डोमेस्टिक सर्वेंट को सैलरी देना है, अपना सैलरी अकाउंट से दूंगा। मेरे को घर का राशन लाना है, बच्चे का फीस देना है, सैलरी, सब कुछ। लेकिन मेरा अचानक से एक खर्चा आ गया, हम लोग को फॉरेन टूर जाना है, सेविंग अकाउंट से निकालोगे पैसा। अचानक से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया घर में, सेविंग अकाउंट, क्योंकि वो सेविंग अकाउंट बनाया ही इसी पर्पस के लिए है। तो कल को आपको नुकसान होगा, कल को आपको नुकसान होगा, क्या करेंगे आप? सेविंग्स किया हुआ है ना 5,000 का, इसमें से निकालो, बचा कितना? 1,000। अब नेक्स्ट ईयर के लिए कितना सेविंग करना है? 1,000 है, 7 चाहिए सेफ्टी के लिए, और कितना डालोगे? तो इसका अपन एक टी फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। वी कैन मेक दिस इन टी फॉर्मेट ऑल्सो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि ये भी प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट इज इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम इज क्रेडिट, एक्सपेंस इज डेबिट, सो इनकम माइनस एक्सपेंस। 5,000 है, प्रोविजन डेबिट हो रहा है 4,000 से, जो इस साल का लॉस है, टू बेड डेब्ट है ना। बैलेंस कितना चाहिए? 7, तो ये 6,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ओरली भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो टी फॉर्मेट में। 5 था, 4 यूज हो गया, बचा 1, 7 चाहिए तो 6 बनाएंगे। सो दिस इज पीएल एंड दिस इज बैलेंस शीट। इज इट फाइन एवरीवन? चलिए, नाउ प्रूडेंस का मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा अभी, राइट? लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। सो व्हाट इज प्रूडेंस? प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर लॉस, राइट? उसका एंटिसिपेशन करेंगे, उसको अभी से अपने अलग करके रखेंगे। कल को जब वो नुकसान होगा तो उसकी भरपाई कहां से करोगे? प्रोविजन से करोगे कि करेंट ईयर प्रॉफिट से करोगे? प्रोविजन से करेंगे। तो कोई भी नुकसान होता है तो देख लो प्रोविजन है कि नहीं है। अगर है तो वहां से भुगतान करो, नहीं है तो प्रॉफिट से करना ही पड़ेगा भुगतान, राइट? चलिए, हमने याद है आपको मैचिंग प्रिंसिपल बताया था। अभी मैं आपको दो चीज सिखा दूंगा। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन भी मैं आपको सिखा दूंगा अभी। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन प्लस
प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, दोनों में क्या रिश्ता है मैं आपको वो बता रहा हूं। अगर आप मैचिंग प्रिंसिपल ध्यान से देखेंगे तो हमने जो क्वेश्चन लिया था, हमारा रेवेन्यू मतलब सेल्स, $2,40,000 है। एक बार मैं रेंट और डेप्रिसिएशन लेस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। 8,000 पीस बिका था, 2,000 का मेरा स्टॉक। सपोज करो केस 1, क्लोजिंग स्टॉक 2,000 पीस है, 20 कितना आया 40,000। ये 2,000 पीस को मैं 35 करके बेचूंगा। कितना करके बेचूंगा? ईयर एंड की बात बता रहा हूं, ईयर एंड में मैंने क्या किया, इससे मैं अगले साल कमाऊंगा, इससे मैं बेनिफिट अगले साल डिराइव करूंगा, है या ना। इससे मैं अगले साल कमाऊंगा, इससे बेनिफिट मैं अगले साल डिराइव करूंगा। तो व्हाट डिड आई डू, क्या किया मैंने, इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, लेस कर दिया, परचेज को एडजस्ट कर दिया। इसको अपन क्या बोलेंगे, परचेज एडजस्टेड, हाँ या ना। सो 2,000 पीस इंटू 35 कितना होता है 70,000। साफ दिख रहा है, इसको मैं आगे जाके बेचूंगा तो मेरे को 30,000 का प्रॉफिट होगा। प्रूडेंस क्या बोलता है, इस प्रॉफिट को दिखाओ कि मत दिखाओ। डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स। एज अ रिजल्ट मैं क्लोजिंग स्टॉक को 20 पे वैल्यू करूंगा। समझ में आ रही है बात? तो हियर व्हाट वी डिड, वी टुक 40, डिड नॉट एंटिसिपेट गेन्स। तो हमने क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे वैल्यू किया, राइट। केस 2, 2,000 पीस 20, 2,000 पीस 15, ठीक है। सॉरी, दिस इज 40, 30। साफ दिख रहा है, इसको आगे जाके बेचेंगे तो 5 रुपया करके नुकसान होगा। तो नुकसान को दिखाना है कि नहीं दिखाना है? दिखाना है। तो इसका मतलब मैं इसको दिखाऊंगा एंटीसिपेट फ्यूचर लॉस, शो क्लोजिंग स्टॉक एट मार्केट प्राइस। तो मैं क्या करूंगा, व्हाट विल आई डू नाउ, रेवेन्यू 8,000 का 30 करके 2,40,000, सीओजीएस 10,000 इंटू 20 माइनस 2,000 इंटू 15, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 20 नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 15 है। सर ऐसा करने से ये 1,70,000 हो जाएगा, तो प्रॉफिट मेरा कम हो गया।
ये 10,000 इंटू 20 इज 2 लाख, 2,000 इंटू 15 इज 30, अब मैं आपको बताता हूं 1,70,000 का ब्रेकअप देखो, कितना तुमने बेचा है, बेचा कितना 8,000 पीस, तो 8,000 का 20 रुपया करके ये मेरा खर्चा हुआ, है ना, प्लस 2,000 पीस का 5 रुपया करके नुकसान, देख लो 1,70,000 आ गया। तुमने क्या बोला, फ्यूचर लॉस को दिखाओगे ना, तो फ्यूचर लॉस को दिखा रहा हूं बाय इन्फ्लेटिंग सीओजीएस, फ्यूचर लॉस इज शोन बाय इंक्रीजिंग सीओजीएस। तो क्लोजिंग स्टॉक को 15 पे लेने से ऑटोमेटिकली सीओजीएस बढ़कर आएगा, ऑटोमेटिकली वो फ्यूचर लॉस इज अकाउंटेड फॉर। दिस इज व्हाट प्रूडेंस इज सेइंग। सो इन दिस केस वी आर टेकिंग लोअर, in this case we are taking lower. Wow, it is because of this principle closing stock is valued at cost of market price whichever is lower. इट इज बिकॉज ऑफ प्रूडेंस। तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो प्रूडेंस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। क्लोजिंग स्टॉक में दो चीज होता है, एक ट्रीटमेंट और एक वैल्यूएशन। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस सब्ट्रैक्शन, दिस इज मैचिंग। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस वैल्यू, दिस इज प्रूडेंस। परचेज से क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये मैचिंग प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है कि जितना बिका उतने का ही कॉस्ट आएगा। फ्यूचर लॉस दिखाना है कि नहीं दिखाना है, ये प्रूडेंस है। अकॉर्डिंगली क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन डिसाइड होगी। तो इसीलिए ये यूनिवर्सल रूल बन गया। कोई पूछेगा ना, साइट मी 2 एग्जांपल्स ऑफ प्रूडेंस प्रिंसिपल। इफ समवन इज आस्किंग मी कि मुझे 2 बेहतरीन एग्जाम्पल दीजिए आप प्रूडेंस का, बेहतरीन मतलब बेहतरीन। Someone will tell you to give 2 examples of prudence. Number 1, provision for doubtful debts. Number 2, closing stock valuation. Is it fine everyone? तो ऑटोमेटिकली आप देखिए 8,000 का 20 करके खर्चा तो लेना ही है, 2,000 का 5 रुपया का लॉस भी ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि आप एलिमिनेट, यहां पे हर एक यूनिट 20 पे है, हर एक यूनिट यहां पे 20 पे है। तो 2,000 यूनिट का आप खाली 15 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका सीओजीएस में आप 2,000 यूनिट का 5 छोड़ के जा रहे हो। Yes or no? Got my point? सो प्रूडेंस का 2 एग्जाम्पल होगा, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
ओके